हेलो यंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है विद्युत। कुछ टॉपिक्स को हमने किया है बहुत अच्छी तरह, बहुत धीरे धीरे हमने उसके साथ आगे बढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उन टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस में 4 से 5 चैप्टर हैं। अब इसके बाद हमारा केवल एक लास्ट चैप्टर बचेगा फिजिक्स का, जो समझाने योग्य है, जिसमें बिना समझे हुए काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप 10th में समझेंगे तो ही 11वीं में और 12वीं में आगे जाकर के उसी वर्क को थोड़ा सा बड़े रूप में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको इसलिए आपको वर्क प्रॉपरली करते रहना है, मेरे साथ बने रहना है। जो मैं वर्क आपको कराऊं उसको निरंतर करते रहिए, सफलता निश्चित आपके पास होगी। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की बात हम करते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। किस तरीके की रुकावट? अब रुकावट एक सामान्य रूप से अगर हम समझें कि हमें मान लो बुखार हुआ, नजला हुआ, हमने टैबलेट नहीं ली, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद बुखार ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, उतर गया, या नजले ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो क्या हुआ? हमने रोक लगा दी। किसके ऊपर रोक लगा दी? बुखार के ऊपर रोक लगा दी। या अपने आप सही नहीं हुआ तो हमने एक टैबलेट ले ली, या डॉक्टर्स के पास गए, हमने एक टैबलेट ले ली, टैबलेट लेकर के हमारा बुखार उतर गया, तो हमने क्या किया? बुखार के ऊपर एक रोक लगा दी। उस रोक का नाम ही है प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध। अब ये रुकावट शरीर में किसने लगाई? हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, दोनों के माध्यम से हमने क्या लगाया? रुकावट लगाई। रुकावट लगाई तो हम सही हो गए, तो उस रुकावट का नाम ही है क्या? प्रतिरोध नाम है। इसी तरीके से धारा के मार्ग में एक रुकावट लगाई जाती है। कौन लगाता है? जो चालक है उसकी प्रकृति लगाती है, कुछ टेम्परेचर लगाता है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो रुकावट लगाते हैं। उसको हम सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा की कंडीशन में तो हम सामान्य रूप से क्या कहेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में लगने वाली रुकावट को या अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हमारी सामान्य भाषा की परिभाषा है। अगर हमें किसी को समझाना है तो क्या कहेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में लगे रुकावट को अथवा अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन टेक्निकली हम कैसे बताएंगे? किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो परिभाषा को ध्यान से सुनिए। किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब ये वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात के बारे में हम जिक्र अभी करते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की बात हमने कर ली। अब इसका मात्रक क्या हुआ? देखिए, आर का मात्रक हुआ, मात्रक की बात हम करेंगे। वी का मात्रक है वोल्ट, आई का मात्रक है एम्पियर, या इसे हम कहते हैं ओम, जिसका संकेत है उल्टा लोटा, टोपी, ओम। इसे हम इंग्लिश में OHM भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए, अब आता है वैद्युत चालकता
वैद्युत चालकता, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। हमारे रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाल दिए गए और हम जो चल रहे हैं वो धारा है, और जो कंकड़ पत्थर हमारे रास्ते में रुकावट लगा रहे हैं वो प्रतिरोध है। अगर हमें चिकनी सड़क मिल जाए या कंकड़ पत्थर के बिना वाली सड़क मिल जाए तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब है करंट का बढ़ जाना, धारा का बढ़ जाना। स्पीड का कम हो जाने का मतलब है रुकावट लग जाना, प्रतिरोध के मान का बढ़ जाना। तो चालकता और प्रतिरोध दोनों उल्टे हैं, तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। तो चालकता होगी जी बराबर हो गया 1/r। मात्रा की जब हम बात करते हैं तो क्या मात्रा का आता है? एम्पियर प्रति वोल्ट। उल्टा करेंगे या ओम की घात -1 या महो ओम का उल्टा महो, या इसका मात्रक साइमन भी होता है। तो इस तरीके से हमने इसको ध्यान दिया कि इस तरीके से हमारा प्रतिरोध ये होता है, वैद्युत चालकता हमारी ये होती है। अब हम बात करते हैं कारक। अब कारक कौन कौन से हैं उसके बाद हम बात करेंगे। ओम के नियम की हम बात करेंगे। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहली बात, किसी चालक का या किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई किसी तार की जितनी ज्यादा होगी उतना ही वैद्युत प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि किसी चालक का, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तो फिर ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद लिखेंगे R व्युत्क्रमानुपाती A। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हमने नाम लिया है व्युत्क्रमानुपाती तो उसका मतलब पहले से ही उल्टा हो गया। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि R व्युत्क्रमानुपाती माना कौन है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती कहते ही आपने उसको उल्टा कर दिया। अब इन दोनों को जब हम ऊपर की तरफ शामिल करते हैं क्या आएगा? उपरोक्त से R समानुपाती L/A। इसकी जगह एक नियतांक का इस्तेमाल करते हैं। नियतांक R बराबर K L/A। यहां पर जो K कहलाता है वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बारे में भी अभी हम जिक्र करेंगे। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे तो हमारा सूत्र क्या आ गया कि R बराबर K L/A, और हो सकता है K के स्थान पर रो का प्रयोग भी संभव है। तो
अगर एग्जाम में आपको R बराबर के एल अपॉन ए ना लिखा मिले, R बराबर रो एल अपॉन ए लिखा मिले, तो समझना डिफरेंट नहीं, वही बात। तो अब हम रो की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो रो की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसको ध्यान निकालिए। रो बराबर होगा R ए अपॉन एल। यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर R। तो क्या परिभाषा होनी चाहिए कि यदि किसी 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार हो, तो उसका प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध उस तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे परिभाषा इसकी, लिखिए। किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर है, जबकि 1 मीटर लंबे तार का, 1 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। अब हम इसके जब मात्रक की बात हम कर लेते हैं। देखिए मात्रक, रो के मात्रक की बात हम कर लेते हैं। इसका मात्रक हो गया ओम, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का मात्रक क्या हो गया, ओम। देखिए फिजिक्स पढ़ने वालों की, केमिस्ट्री पढ़ने वालों की, मैथ पढ़ने वालों की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो कैलकुलेशन को इस तरीके से करते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो तो उसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। दूसरी बात, वे हर चीज का बहुत बेहतर रूप से ध्यान करते हैं, घास नहीं काटते, जहां मात्रक आना चाहिए वहां मात्रक लिखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ये नहीं कि कहीं से कॉपी किया उसमें मात्रक नहीं लिखा तो हम भी मात्रक नहीं लिखेंगे। तो याद रखिए मात्रक ना लिखना एक अनपढ़ गंवार पढ़ने वाले की निशानी है। जब आप पढ़ रहे हैं, आपको सुविधा दी जा रही है, आपके अभिभावक के माध्यम से दी जा रही है, आपके अध्यापकों के माध्यम से दी जा रही है, तो क्यों नहीं आप में है जज्बा सीखने का। यही उम्र है, सीख लो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मीन्स कि टाइम निकलने के बाद अकल आए कि काश हम सीख लेते, हम पढ़ लेते, तो आज हम भी इसकी तरह फौज में भर्ती हो जाते, हम भी सड़क ना छूटते फिरते, हम भी अच्छे कुछ कामयाब हो जाते, हमारे माँ बाप का नाम हो जाता। आज हमारे वजह से हमारे माँ बाप का नाम गंदा हो रहा है। तो सोच बदलो, पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, सुविधाएं आपको दी गई हैं, टीचर्स ने किसी ने आपको मना नहीं करते हैं कि आप उनसे ना पूछें। चलिए हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब हम आज के लिए लास्ट टॉपिक की जब हम बात की तरफ चलते हैं तो हम बात करते हैं इसके अंदर ओम के नियम की। ओम का नियम बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओम के नियम के चलने से पहले इसके लिए उल्टा टॉपिक हम लेके चलते हैं। जिस तरीके से हमने वैद्युत चालकता लेके चले थे उसी तरीके से विशिष्ट चालकता लेके चलेंगे। विशिष्ट चालकता लेके चलेंगे। जिस तरीके से चालकता की बात हम करते हैं प्रतिरोध का उल्टा होता है,
इसी तरीके से विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा 1/ρ। मात्रक होगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स मात्रक होगा। और ये बात है, देखिए मैं बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो पीछे छूट गया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसके अलावा बर्तन छोटा है, बड़ा है, मोटा है, छोटा है, छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि पदार्थ कैसा है। अगर तांबे का बर्तन है, तांबे का तार हो, तांबे का गिलास हो, तांबे की थाली हो, तांबे का लोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा एक ही रहेगा। उसी तरीके से विशिष्ट चालकता भी, जब विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति ताप पर डिपेंड करता है, इसी तरीके से विशिष्ट चालकता भी इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं ओम के नियम की हम बात करते हैं, और लास्ट में चलिए, और इसके बाद हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बात है। ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप, आर्द्रता इत्यादि नियत रहे, तो उस चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। मैंने आपको परिभाषा बता दी है, उसको ध्यान रखिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप व आर्द्रता नियत रहे, तो उस चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत होता है। और ध्यान रखिए, देखिए क्या होगा, V/I बराबर होगा नियत। इसे हम कहते हैं ब्रैकेट में R। हमने लिखा V/I = R और लिखा V = I। अब भाई हम पे तो आ गया ओम का नियम। किसी ने पूछा भाई ओम का नियम बता दे, कहता V = IR। उसने जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं है। अब बता दे कैसे। और मैं भी यही कहता हूं आपसे, V = IR कहने का मीनिंग नहीं है कि ओम का नियम बताया। ओम का नियम पहली कंडीशन में बताइए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब व ताप, दाब, ताप व आर्द्रता नियत रहे, तो उस चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। ये है ओम का नियम। ये तो इसके माध्यम से समीकरण बनाई गई है। दिस समीकरण इज नॉट ए ओम्स लॉ। ये तो समीकरण बनाई गई है, लेकिन ओम्स लॉ तो यहां पर है। ताप स्थिर रहना चाहिए, दाब स्थिर रहना चाहिए और आर्द्रता स्थिर रहनी चाहिए। इसमें से कुछ भी स्थिर ना रहे। आप ध्यान रखिए, जो भी चालक के या पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करे कारक, अगर वो स्थिर है, प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए, तो V और I का अनुपात कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए, यदि हम V में और I में ग्राफ खींचें, तो वो जो ग्राफ आना चाहिए वो एक सरल रेखा आनी चाहिए, जिससे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आधार और लंब का जो अनुपात हो वो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए, ये जो
ग्राफ होना चाहिए वो ना तो v अक्ष के समांतर हो, मीन्स ना तो इस तरीके से हो, ना इस तरीके से हो, ना इस तरीके से हो, और ना ही आपका इस तरीके से। इन चारों तरीकों में से कोई भी ग्राफ नहीं होना चाहिए। ग्राफ जो होना चाहिए वो केवल ये वाला होना चाहिए, तो ही ओम्स लॉ होगा। तो इस तरीके से आज हमने ओम्स लॉ के टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली और कुछ टॉपिक को और किया, और बाकी कुछ टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। धीरे धीरे करके चैप्टर हम पूरा करते जा रहे हैं। आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को देखिए, जिससे कोई समस्या का आपके सामने खड़ी ना हो। मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, काम करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जल्दी जल्दी एग्जाम टाइम बीतता जा रहा है, सर्दी का मौसम आने जा रहा है। आप लोग काम करते रहिए, खाने पीने का मौसम आएगा, खाने का मौसम आएगा, मम्मी हलवा बनाएगी, मम्मी पूरी बनाएगी, बड़े मजे से खाएंगे। जिस तरीके से मजे से आप खाते हैं उसी तरीके से इस मजे से ही फिजिक्स के टॉपिक को चाटिए, खाइए, स्वाद लीजिए, जिससे कि आपको भी मजा आए और एग्जामिनर जब आप उसको करें वहां तो एग्जामिनर को भी देख करके मजा आए। इसी तरीके से मेरे साथ काम करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।